हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आइए दोस्तों, ये जो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का प्रैक्टिस टेस्ट का जो सीरीज चल रहा है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज एडुटेरिया का चौथा मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, समय को ध्यान रखते हुए साथ मिलकर इस 2 घंटे के प्रैक्टिस सेट को 40 मिनट में फोड़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है वो नंबर 4 है तथा ये आज के इस पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्यापार मंडल की स्थापना 1896 में पुणे में किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, एक दामोदर और एक जो है कृष्ण बिहारी, ये दोनों चापेकर भाई थे जिन्होंने इसकी स्थापना 1896 में की थी। तथा 1896 से आप ये याद रखिएगा, इसी समय दोस्तों राष्ट्रगीत को पहली बार गाया गया था। तो आपको बताना है कि वो कौन सा कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था और कहाँ पर हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, यानी ये समय पूछ रहा कब हुई थी। तो दोस्तों ये 6 फरवरी 1921 में हुई थी। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन देखिए कि 1817 का जो पाइक विद्रोह है वो किस स्थान पे हुआ था। दोस्तों ये उड़ीसा में हुआ था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1875 में कलकत्ता में इंडियन लीग की जो है स्थापना की थी। तो दोस्तों ये जो शिशिर कुमार घोष हैं, इन्होंने जो है इंडियन लीग की स्थापना की थी। साथ ही आप बताइएगा कि 1875 में कौन से समाज की स्थापना हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा, अगर ये क्वेश्चन बनता है तो 1875 में दोस्तों आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी। तो दोस्तों ये जो इजारा प्रणाली था वो जहादार शाह ने शुरू की थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि पुस्तक 1857 किसके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों ये जो 1857 की पुस्तक है ये लिखी गई थी दोस्तों किसके द्वारा, सुरेंद्रनाथ सेन के द्वारा। ये ऑप्शन बी, यानी सुरेंद्रनाथ सेन ने 1857 की पुस्तक लिखी थी। साथ ही बी.डी. सावरकर ऑप्शन में, इनके बारे में यह ध्यान रखिएगा कि इनकी पुण्यतिथि 28 मई को मनाई जाती है। और 28 मई को दोस्तों संसद भवन का इनाग्रेशन हुआ था, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में नया संसद भवन किया है, वो इन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में किया है। तथा इनकी एक पुस्तक भी है दोस्तों जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और बार बार पूछी जाती है। उसका नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। याद रखिएगा, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इनकी पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था। दोस्तों ये 1929 का समय था जब दिल्ली घोषणा पत्र जो है जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। दोस्तों 1916 में जो है ये आप डी.के. कर्वे, प्रोफेसर डी.के. कर्वे जी थे जिन्होंने महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। साथ ही 1916 देख के आप बताइएगा ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, कौन इसकी अध्यक्षता की थी और इसमें जो मुख्य है वो क्या हुआ था। तो दोस्तों जो 1916 का है, इसमें नरम दल और गरम दल की मित्रता हुई थी तथा मजूमदार जी जो है उन्होंने इस कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात दोस्तों कब हुई थी। तो दोस्तों ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुई थी। वही क्या कहते हैं, मजूमदार वाला, जिसमें जो है कि पैचअप हुआ था नरम दल और गरम दल का। तो उसी समय पहली बार जो है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू एक जो है दोस्तों रेलवे स्टेशन पर मिले थे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है। दोस्तों ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। साथ ही आप ध्यान रखिएगा कि राजेंद्र प्रसाद की 1-2 पुस्तकें और हैं जो अक्सर एग्जाम में बनती हैं, तो जिनमें आप ध्यान रखिएगा इनके द्वारा जो अन्य पुस्तकें हैं उसमें मतलब चंपारण में सत्याग्रह, याद रखिएगा पहला है चंपारण में सत्याग्रह, तथा भारत का विभाजन। इनकी ये दो पुस्तकें दोस्तों ये अक्सर पूछी जाती है। तथा इनके महात्मा गांधी से रिलेटेड एक पुस्तक था कि महात्मा गांधी और बिहार, चूँकि जो राजेंद्र प्रसाद थे वो बिहार के थे और चंपारण जो सत्याग्रह था दोस्तों 1917 में हुआ था वो बिहार में ही हुआ था। तो उस समय जो है इन लोगों की मुलाकात हुई थी। तो इन्होंने 3 पुस्तक इनकी याद रही, एक इंडिया डिवाइडेड जो अक्सर पूछी जाती है और दूसरा आपने याद किया भारत का विभाजन और महात्मा गांधी और बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर जो श्वेत पत्र है किसके द्वारा तैयार किया गया था, यानी संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र जो है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था। दोस्तों ये किया गया था साइमन कमीशन द्वारा। और साइमन कमीशन की अगर बात करें दोस्तों तो ये 1927 में बना था और ये 1928 में जो है दोस्तों भारत आया था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया था। दोस्तों ये वही है सहायक संधि, जिसके नाम से हम लोग सहायक संधि जानते हैं। तो सहायक संधि के जनक जो है लॉर्ड वेलेस्ली, याद रखिएगा ये उसी की बात कर रहा है, लॉर्ड वेलेस्ली इसका आंसर होगा।
अगला है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर जो है दोस्तों विशेष बल दिया गया था? बालिका उच्च तकनीकी प्राथमिक। दोस्तों ये जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा है उस पर विशेष बल दिया गया था। साथ ही एक हंटर कमीशन दोस्तों 1919 में भी बना था, आपको याद होगा 1919 जब दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो हंटर कमीशन बना था जिसने जो है दोस्तों जनरल डायर को दोषी जो है करार नहीं किया था। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों 1930 में शुरू किया गया था। दांडी मार्च के साथ ही यह आंदोलन जो है दोस्तों शुरू हुआ था, जो कि आपका 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था, साबरमती से लेकर दांडी तक, अहमदाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का जो दोस्तों वायसराय था? ये वायसराय की बात करा, आपने याद किया होगा कि लॉर्ड इरविन आपको ध्यान होगा 5 मार्च 1931 को, गांधी इरविन जिसको समझौता कहते हैं। लेकिन इसका जो आंसर है दोस्तों बहुत ही ध्यान से आप करिएगा, जो इस समय थे वो लॉर्ड वेलिंगटन थे, न कि इरविन। इरविन 31 में लगभग अक्टूबर के समय ही उनको हटा दिया गया था। तो लॉर्ड जो वेलिंगटन थे दोस्तों दूसरे गोलमेज के समय ये वायसराय थे। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? इसमें जो है कई घटनाएं दिया गया है, तो आपको बताना कौन पड़ी। जो खिलाफत आंदोलन है दोस्तों ये 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत जो आंदोलन है दोस्तों ये 1919 में हुआ था। साथ ही गांधी इरविन जो पैक्ट है ये 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 को। साइमन कमीशन का बहिष्कार, दोस्तों साइमन कमीशन आया था 27 में, तो बहिष्कार इसका दोस्तों 1928 में हुआ था, क्योंकि आया 28 में था, बना 27 में था। और है लखनऊ समझौता 1916 में। तो आप बताइए 1916 में जो हुआ था ये तो सबसे पहले, ये तो बहुत दूर है, तो यही दोस्तों ये क्या होगा, सबसे पहले घटना जो है लखनऊ होगा। चलिए आगे 17 नंबर ध्यान दीजिए। अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग, इसकी स्थापना किसने की थी? आपको लग रहा होगा भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं ये ज़्यादा एक्टिव थे, लेकिन दोस्तों इसका आंसर ये नहीं होगा। जब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक जो है कि समझौता हुआ था, आप पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, उसके बाद जो गांधी जी थे उनका हृदय बिल्कुल बदल गया था। तो जो अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना थी दोस्तों वो महात्मा गांधी ने की थी, आप इसको ऐसे याद रखिएगा। अगला है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों ये जो है भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे, भूदान विनोबा भावे, मैंने भूदान भावे मतलब भूदान जो है दोस्तों जिन्होंने किया था उनको उस समय बहुत भाया था, तो आप ऐसे याद रखें, विनोबा भावे थे। 1951 में ये हुआ था। अगला है अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो ये जो विद्रोह दोस्तों हुआ था ये 1946 में हुआ था। ये अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना द्वारा विद्रोह हुआ था, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी 3 जो है वो सही है, एक इसमें से असत्य है। जो असत्य है दोस्तों वो होगा डी, यानी हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर केवल काले केवल नहीं था दोस्तों, काले के साथ साथ उसमें जो है दोस्तों लाल भी था। तो आप बहुत ही ध्यान देंगे तभी ये पकड़ में आएगा। बाकी 3 बिल्कुल सही है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो था, जहाँ विशाल स्नानागार मिला था। हड़प्पा सभ्यता के समय सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन द्वारा जानकारी दी गई थी, ये भी सही है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ दोस्तों, बिल्कुल सही है, मेहरगढ़ से आपको कृषि हुआ था। साथ ही साथ पूछता है दोस्तों कि चूड़ी और इसका याद रखिएगा, ये जो चूड़ियाँ हैं दोस्तों वो कालीबंगा से मिलती है, जो राजस्थान का एक जगह है। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किस वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? दोस्तों ये जो पहली बार वर्ण का उल्लेख मिलता है ये ऋग्वेद मिलता है। साथ ही जो वर्ण होते हैं दोस्तों वो 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आपने सुना ही होगा। तो इस साथ ही क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में जो है इन वर्णों के बारे में जो है दोस्तों कहा गया? तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें मंडल के जो है दोस्तों पुरुष सूक्त में, याद रखिएगा 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है वर्णों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने किया था? दोस्तों ये ऐसा नाग था जिसने सारा खेल पलट के पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली कर दी थी, यानी शिशुनाग। इसका आंसर शिशुनाग होगा। अगला होगा गुप्त काल के दौरान जो अदालतों की भाषा क्या थी? दोस्तों आपके मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में ही आपको बताया था, राजकीय भाषा पूछे चाहे शासकीय भाषा पूछे गुप्त काल का, ये संस्कृत है, तो इसका आंसर भी यही होगा। चलिए आइए अगला देखिए। हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन बताइए। उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी, उसकी राजधानी कनौज थी, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, इसमें कौन? दोस्तों इसमें गलत पूछ रहा है, तो आपको पता होगा ये जो हर्षवर्धन का दोस्तों जो काल था इसमें सती प्रथा जो है प्रचलित नहीं थी, बिल्कुल प्रचलित था।
वहाँ पे एक सती प्रथा दोस्तों एक आम बात थी, लोगों का जैसे ही वो होता था तुरंत सती प्रथा वहाँ पे करवा दिया जाता था। इसका जो दोस्तों आंसर होगा यही है कि सती प्रथा कह रहा नहीं, लेकिन वहाँ पे था। अगला कह रहा है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी में प्राप्त हुआ था। दोस्तों जीवाश्म उसको कहते हैं, मानव का जीवाश्म यानी मानव जब मर जाता है, मुर्दा हो जाता है, तो उसके जो अंश मिलते हैं वो जीवाश्म होते हैं। तो इससे आप टैकल करके मुर्दा और नर्मदा, देखिए नर्मदा में मदा करके आ रहा है ना, तो इससे मैंने इसको टैकल किया। आप भी कर सकते हैं मुर्दा और नर्मदा। तो मानव जीवाश्म जो है दोस्तों सबसे पहली बार जो है नर्मदा घाटी में मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, करा मृच्छकटिकम किसने लिखा था। दोस्तों ये शूद्रक ने लिखा था मृच्छकटिकम। करा गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों ये जो चालुक्य वंश था वो मूल राज प्रथम नाम का जो है एक शासक उसने किया था। चलिए आगे आइए 28 पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि नययार कौन थे। तो दोस्तों ये जो है एक शैव थे यानी शिव के उपासक। अगला है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जो जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। दोस्तों जिले इलाही जो था दोस्तों वो बलबन था, इसने धारण की। साथ ही पूछता है कि लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला शासक, वो भी दोस्तों बलबन ही था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आइए 30 नंबर क्वेश्चन करें, गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था। दोस्तों गुलाम वंश जो है ये इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, उसके बाद इल्तुतमिश, फिर बलबन, ऐसे करके करके इसका अंतिम जो शासक था दोस्तों वो था कैकुबाद। इसका आंसर आप याद रखिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं 31 तरफ। 31 कह रहा है दोस्तों कि औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी। दोस्तों ये जो औरंगजेब था इसने गुरु तेग बहादुर को कहा था कि तुम इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, और उसने जो है मना कर दिया था तेग बहादुर जी ने, तो उन्होंने जो है दोस्तों फांसी दे दी थी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। तो खानवा की लड़ाई, कन्नौज की लड़ाई, घाघरा और चौसा। दोस्तों ये जो कन्नौज और चौसा की लड़ाई है आप याद रखिएगा, कन्नौज और ये जो चौसा की लड़ाई है। और साथ ही खानवा की लड़ाई आपको पता होगा कि 1527 में खानवा का बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, ये 1527 में हुआ था। जब घाघरा की बात करेगा दोस्तों ये 1529 में हुआ था, ये भी बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था, बाबर महमूद लोदी। अब बचा कन्नौज और चौसा। ये जो कन्नौज वाली लड़ाई है दोस्तों हुमायूं शेरशाह सूरी के बीच में, ये 40 में हुआ था, तथा ये चौसा वाला 1539 में हुआ था। ये 1500 सारा 1500 की बात कर रहे हैं, तो 1540 39। तो पूछ रहा है सबसे पहले घटना दोस्तों वो खानवा की लड़ाई हुई थी, यानी बाबर और राणा सांगा के बीच। चलिए आगे आइए। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर मिला। दोस्तों फिल्म ऑफ द ईयर जो मिला था वो मिला था RRR को। साथ ही साथ ये जो फाल्के फिल्म अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2023 में कुछ याद करने वाली बातें हैं। जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म था दोस्तों ये कश्मीर फाइल्स था। ये पूछ रहा है फिल्म ऑफ द ईयर अलग होता है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अलग होता है। तो आपसे जब सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछेगा तो आप कश्मीर फाइल्स याद रखिएगा, अनुपम क्या कहते हैं खेर वाली। और उसके बाद फिल्म ऑफ द ईयर वो RRR थी, तथा साथ ही साथ बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस पूछता है। तो दोस्तों बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर को दिया गया था ब्रह्मास्त्र के लिए, और एक्ट्रेस आलिया भट्ट को दिया गया था गंगूबाई के लिए। और आलिया भट्ट और वो दोनों पति पत्नी हैं, तो एक साथ याद रखिएगा, दादा, दोनों दादा बन गए। अगला 34 नंबर कह रहा है कि किस IIT संस्थान द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया गया। दोस्तों ये जो सिंधुजा विकसित किया गया है वो IIT जो है मद्रास के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपग्रह नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। दोस्तों निसार। निसार जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो उसमें N भी आएगा, इसरो भी आएगा, यानी नासा इसार और इसरो। ये कह रहा है भारत अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम के फाइनल में किस टीम को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता। दोस्तों ये पहली बार हुआ था और भारत ने दोस्तों इंग्लैंड को हराकर दक्षिण अफ्रीका में ये सीरीज जीती थी। चलिए अगला देखिए कह रहा है निम्न में से किसे वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जो है वो दिया गया है। तो ये दिया गया दोस्तों आलिया मीर को। मैंने आलिया भट्ट से याद किया है वन्यजीव संरक्षण, क्योंकि उनको कुत्ते बहुत पसंद है, ये ऐसे याद कर लीजिएगा। अगला है कि फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया। दोस्तों याद रखिएगा रक्षा क्षेत्र में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया। तो ये दोस्तों जो हुआ था वो हुआ था बेंगलुरु में। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकन, बिहार के दोस्तों जो स्टेट आइकन थे उनके बारे में पूछ रहा है। तो वो थी दोस्तों मैथिली ठाकुर। ये जनवरी 2023 के चुनाव के बारे में बिहार आयोग ने जो है इसको इनको चुना था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया जाएगा। इसका आंसर दोस्तों 1 अप्रैल
2023। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। आगे देखिए कह रहा है कि भारत का दूसरा बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला गया है? ये दोस्तों भारत का जो है पहला है, ये भारत का दूसरा है, भारत का ये दूसरा है और बिहार का पहला। ये खोला गया था दोस्तों मुंगेर जिला में। कहाँ पे? मुंगेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर जो है वो सर्वाधिक रहा है? तो ये दोस्तों बिहार है। बिहार में ये घटना देखने को मिली है। चलिए आगे 44 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान यानी ईदान पुरस्कार, आप याद रखिएगा दान पुरस्कार या ईदान पुरस्कार, बस इतना याद रखिएगा। ये जो ईदान पुरस्कार है दोस्तों ये दिया गया था आपको रुक्मणी बनर्जी, अनिल सुखदेव, धीरेन्द्र पाल। तो इसमें जो आपका रुक्मणी बनर्जी हैं यानी मणि जी को जो है दान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सी इज ए चेंज मेकर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? दोस्तों ये राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू की गई एक योजना थी। अगला है तरुण भारत संघ नामक समूह किससे संबंधित है? स्कूल दोपहर ये नहीं है। आर्थिक रूप कमजोर बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग ये भी दोनों नहीं है दोस्तों। पुरानी झीलों को पुनः निर्मित करने के लिए, तो दोस्तों ये इसी के लिए था। ये राजस्थान में तरुण भारत संघ चला था जिसका यही काम था। चलिए 47 नंबर देखिए कह रहा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO की बात कर रहा है। FAO का जो है मुख्यालय वो कहाँ है? तो जो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो इटली के रोम में है। आपने रोम सुना होगा, FAO रोम इटली, याद रखिएगा। अगला है उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति पुरुष कौन है? दोस्तों ये रॉबर्ट पियरी है, याद रखिएगा। एडमंड हिलेरी के बारे में आप जानते होंगे, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो दोस्तों ये जो पौधे होते हैं वो सबसे ज़्यादा दोस्तों नीला और लाल यानी अनीला से आप याद रखिएगा। नीला लाल ऑप्शन सी में है। इनका जो है बहुत तेज़ी से जो है अवशोषण करते हैं। अगला है कि पौधों की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? जो दोस्तों पौधे होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का संचय जो है स्टार्च के रूप में करते हैं, तथा याद रखिएगा जो जंतु होते हैं यानी मनुष्य कह लीजिए या फिर सांस लेने वाले वो ग्लाइकोजन के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट का दोस्तों संचय करते हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा ये सेलुलोज के बारे में एक अक्सर क्वेश्चन बनता है कि जो पौधों की कोशिका भित्ति होती है, पौधों की कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों वो सेलुलोज की बनी होती है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट 51 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। करा हरे पादप में उपस्थित अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है? तो दोस्तों ये खाद्य संग्रहण में सहायक होती है। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो खाद्य संग्रहण में एक हरित लवक पाया जाता है, एक अवर्णी लवक और एक वर्णी लवक। हरित लवक आपको पता है क्लोरोफिल कहते हैं, ये जो अवर्णी लवक इसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ये जो है दोस्तों खाद्य का संग्रहण करती है। क्लोरोप्लास्ट भोजन बनता है और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो बना के रखता है। चलिए अगला है कि निम्न में से मूत्राशय में पाई जाने वाली कौन सी पेशी है? ये दोस्तों अरेखित पेशी है जो मूत्राशय में पाई जाती है। चलिए अगला कह रहा है टोकोफेराल किस विटामिन का नाम है? तो दोस्तों ये जो टोकोफेराल है वो विटामिन ई का नाम है। और विटामिन ई की कमी से आपको पता है जनन क्षमता प्रभावित होती है यानी बांझपन आप कह सकते हैं। विटामिन के याद रखिएगा जो है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है विटामिन के। और विटामिन डी आपको पता है जो कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम, इससे जो है हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो जाती हैं। चलिए आगे देखिए। तथा विटामिन डी कमी से ही घेंघा रोग भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एड्स रोग निम्न में से किसके कारण होता है? एड्स दोस्तों ये HIV का रोग है। अगला मनुष्य की आमाशय की दीवार से क्या स्रावित होता है? जठर रस, यूरिया, इंसुलिन या पित्त रस? तो दोस्तों जठर रस के बारे में आपने सुना होगा। ये जो है आमाशय की जो है दीवार यानी पेट की दीवार से स्रावित होता है। तथा साथ ही साथ इसमें HCl, पेप्सिनोजिन, रेनिन तथा लाइपेज होते हैं। जो जठर रस होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिनोज और रेनिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्क की जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है दोस्तों ये किडनी इसकी बात कर रहा है, तो इसको नेफ्रोलॉजी यानी नेफ्रॉन से आप याद करिएगा। वृक्क की यही है। अगला है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से नापी जाती है? तो देखिए इसका आंसर होगा दोस्तों अल्टीमीटर। इसी से जो है ऊंचाई नापी जाती है दोस्तों। लेकिन अब देखिए बैरोमीटर से वायुदाब नापते हैं, कैलोरीमीटर ऊष्मा का मात्रा कैलोरी, तो आप समझिए कि ऊष्मा की जो मात्रा मापी जाती है वो कैलोरीमीटर से नापी जाती है। अब एक बचा अमीटर। ये जो अमीटर होता है दोस्तों विद्युत धारा की तीव्रता नापने के काम में आता है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका अर्थ यही था कि ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता, विनाश हो सकता है, या फिर ऊर्जा न सृजन किया जा सकता है न विनाश, यही है, यही ऊर्जा का दोस्तों संरक्षण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के मध्य संबंध UM, ये तो दोस्तों बिल्कुल फर्जी ऑप्शन 2 है। बचा क्या, C ये है, C/5 = F-32/9। साथ ही याद रखिएगा शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस और वो फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। कह रहा वायुदाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट किसका संकेत करती है। दोस्तों वायुदाब आपसे बताया ना, बैरोमीटर से वायुदाब नापते हैं। तो कह रहा है जब इसमें अचानक गिरावट हो जाएगी तो उसका क्या मतलब होगा। तो दोस्तों जब अचानक गिरावट होती है उससे जो है ये पता चलता है कि आंधी तूफान की जो है संभावना है, यानी कि तूफ़ानी मौसम का, याद रखिएगा, ये तूफ़ानी मौसम की संभावना है। साथ ही याद रखिएगा जब वो धीरे धीरे नीचे गिरेगा इसका मतलब वर्षा हो सकती है, धीरे धीरे यानी वर्षा होगी। और अचानक नीचे गिरे तो बिल्कुल आंधी तूफान के साथ। और जब धीरे धीरे दोस्तों जब ऊपर उठेगा ये वायुदाब तो समझ लीजिएगा कि मौसम जो है वो साफ़ हो रहा है, ऊपर उठना जो है मौसम साफ़ हो रहा है। चलिए अगला देखिए। कह रहा ध्वनि की चाल का विभिन्न माध्यमों में अवरोही क्रम है। तो ध्वनि का चाल है दोस्तों, ध्वनि के बारे में बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश और ध्वनि दोनों अलग अलग होता है। जब प्रकाश पूछेगा तो निर्वात में सबसे ज़्यादा, लेकिन जब ध्वनि की चाल पूछेगा दोस्तों तो सबसे ज़्यादा जो है वो पहले ठोस में होती है, फिर आपका होती है द्रव या गैस में, आप बताइए। उसके बाद होती है द्रव में, फिर गैस में, ठोस द्रव गैस। चलिए आगे आइए। 62 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा विद्युत का उत्तम चालक दोस्तों क्या होता है। वही होता है दोस्तों चांदी होता है। चांदी जो है ये सबसे उत्तम चालक होता है, लेकिन अब चांदी से तार तो बनाया नहीं जा सकता, तो आप ध्यान रखिएगा। कह रहा सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है। सिल्वेनाइट दोस्तों, ये जो सिल्वेनाइट होता है ये सोना का अयस्क होता है, सोना का अयस्क। तथा आप ही एक क्वेश्चन बताइएगा, अभी प्रीवियस में ही हम लोगों ने डिस्कस किया कि गरीबों का सोना किसे कहते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा अगर आपको याद हो तो। चलिए अगला है कि रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है। दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला है किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों ये 7, इसका आंसर है अधिकतम जो कक्ष हैं दोस्तों वो 7 होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। कह रहा है कि सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है। दोस्तों निष्क्रिय गैस वही होते हैं जिनकी संयोजकता दोस्तों 0 होती है, क्योंकि वो न इलेक्ट्रॉन लेते हैं न देते हैं। जो न लेता न देता है उसको निष्क्रिय कहा जाता है। तो आप ऐसे इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों एवं चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं इनके में जो है फार्मिक अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। तथा साथ ही आप याद रखिए स्कार्बिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। दोस्तों जो ऑक्जेलिक जो ये अम्ल होता है ये आपका पालक और टमाटर में पाया जाता है, और ये जो एसिटिक अम्ल होता है आपको याद होगा ये सिरका में पाया जाता है, और आपका जो स्कार्बिक अम्ल ये आंवला, संतरा, अनानास आदि में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि परम शून्य ताप का मान कितना होता है। ये -273 डिग्री सेल्सियस दोस्तों ये परम शून्य होता है। बिल्कुल आप याद कर लीजिए, एकदम एक लाइन का क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए आगे। मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है। ये जो मोनोजाइट होता है दोस्तों ये जो है आपका थोरियम का एक अयस्क है। अगला है कि निम्न में से रोल गोल्ड का संगठन है। रोल गोल्ड दोस्तों आपको पता है, जैसे गांव देहात में सोना पहने रहती हैं गांव की महिलाएं, तो कोई आता कहता ये तो रोल गोल्ड है। जिसके पास नहीं रहता वो दूसरे का असली वाला रहेगा, उसको भी देखेगा तो कहेगा ये तो रोल गोल्ड है। तो ये उसी रोल गोल्ड के बारे में बात है। कह रहा इस रोल गोल्ड में होता क्या है दोस्तों। तो उसमें जो है आपका 90% तांबा होता है जो सोने का रूप देता है, तथा उसमें 10% जो है एल्युमिनियम को मिलाया जाता है, इसी को रोल गोल्ड कहते हैं। तो अब याद रखिएगा। चलिए आगे है कि ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों ब्यूटेन का जो सूत्र होता है वो होता है C4H10, तथा ये जो C3 और H8 है इसको याद रखिएगा आप, ये प्रोपेन को बोलते हैं, प्रोपेन को, C3H8। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा ध्यान से करिएगा, कूट वाला क्वेश्चन है। करा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन शामिल है। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन विरोध का अधिकार, मौन रहने की सजा, हड़ताल का अधिकार। इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा होता है। दोस्तों हड़ताल का जो अधिकार वो बिल्कुल नहीं होता है। ये आपका 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, यानी इसका सही आंसर होगा D। चलिए 73 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है दोस्तों देखिए। ये कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य जो है वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करेगा। अनुच्छेद 50। ये जो है दोस्तों यही वर्णित है कि राज्यपालिका जो राज्य न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से अलग होगा। तथा आप बताइए अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बात कही गई है।
अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर जो है वो आधारित है। ये जो दोस्तों आम चुनाव होते हैं भारत में, ये प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पे होते हैं, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, बिल्कुल याद रख के रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसकी प्रयोग करती है। राज्य सरकार के जो संबंध में स्थानीय सरकार है वो किसका प्रयोग करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा प्रत्यायोजित प्राधिकार, पहला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की धारणा किस देश से ली गई। दोस्तों समवर्ती सूची हो या संयुक्त बैठक, दोनों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तथा आपको पता है मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, यूएसए से। तथा संघ का नारा जो है दोस्तों वो कनाडा से लिया गया था। अब विधि का शासन दोस्तों आपको पता होगा वो कहाँ से लिया गया था, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किसी विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है। दोस्तों ये हैं राष्ट्रपति जी हमारे, इनको विधि के समक्ष समानता से जो है छूट प्रदान की गई है। चलिए आगे आइए। अगला है कि भारत में सूचना का अधिकार कब, सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है। राइट टू इन्फॉर्मेशन दोस्तों 2005 सबको याद रहता है, आरटीआई, लेकिन इसमें देखिए डेट दे दिया है। और डेट जब भी देगा आप एकदम याद रखिएगा, ये जून है, यानी हर जून की हमको जो है सूचना मिलनी चाहिए, तो आप इसे याद रखिएगा 15 जून। चलिए आगे 79 नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है वो नहीं आता। शुद्ध पेयजल, समुचित जीवन स्तर, शिक्षा या विवाह। इसके अंतर्गत दोस्तों विवाह का जो है वो नहीं आता, ये बाल अधिकार के अंतर नहीं है। इसके लिए तो बाकायदे उम्र निर्धारित की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर जो है बल दिया गया था। दोस्तों ये जो है पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी, इसमें आपका गरीबी उन्मूलन तथा इस पे बल दिया गया था। चलिए आप बताइए कि जो पहली थी वो किस पे थी, वो कृषि पे थी, तथा उस पे जो है हेरोल्ड डोमर मॉडल करते हैं, तथा दूसरी आप याद रखिएगा महालनोबिस मॉडल करते हैं, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं। चलिए आइए 81 नंबर पे ध्यान दीजिए। करा लघु उद्योगों के लिए जो उच्चतम वित्त निकाय है वो दोस्तों कौन सा है। दोस्तों आपको पता होगा सिडबी जो है ये लघु उद्योगों के लिए जो है दोस्तों इनको लोन देना आदि का काम करता है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जिसको कहते हैं दोस्तों, 1990 में बना था। चलिए अगला है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च किस मद पर किया गया। दोस्तों शिक्षा पे इस बार सरकार ने दोस्तों इतना खर्च किया, हमको लगता है उसी वजह से ये वैकेंसी जो है वो दिया है। लगभग 40,540 करोड़, 40,540 यानी लगभग 40,500 करोड़। चलिए अगला देखिए 83 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा जो है वो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। दोस्तों ये चारों जो है वो ठंडी जलधारा हैं, लेकिन पूछ रहा है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा जो है वो कौन सी है। ये है दोस्तों हम्बोल्ट, ये जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। साथ ही याद रखिएगा बेंगुएला, लैब्राडोर तथा फ्रैगलैंड, ये सभी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं ये तीनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यह कह रहा है कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो कौन सा है। तो दोस्तों ये जल विद्युत होता है, ये सबसे अच्छा स्रोत है बिजली बनाने का, आप ऐसे याद रखिए। अगला कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी थी। दोस्तों ये 17.7%, बिल्कुल याद रखिए, इसमें कोई वो नहीं है, 17.7% अक्सर पूछता है। 86 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में दोस्तों अग्रणी है। मछली, दूध, मांस या अंडा। दोस्तों दूध में भारत जो है अग्रणी है। चलिए अगला कह रहा है इको मार्क क्या है। तो जहाँ भी आपको पर्यावरण दिखे सीधा आँख बंद करके लगे, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है। ये नदी दोस्तों मतलब उत्तरी और दक्षिणी दोनों के बीच जो है एक सीमा बनाती है, ये कौन सी नदी आप बताइए। तो दोस्तों ये नर्मदा नदी है, नर्मदा बारे में याद रखिएगा, ये 5वीं सबसे बड़ी नदी है, तथा ये जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, तथा ये जो है विंध्याचल पर्वत एवं दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ी के बीच प्रवाहित है। उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ी, इसीलिए जो है इसको इस कारण से जो है नर्मदा नदी को उत्तर दक्षिण भारत के बीच की पारंपरिक सीमा रेखा माना गया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वो कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। दोस्तों ये कन्याकुमारी है। मतलब जब आप दोस्तों ऐसे करके आप भारत बनाएंगे यहाँ पे,
तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है कन्याकुमारी है, जो भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर है। यहीं दोस्तों ये क्या है, यहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है। ये तीनों जो है यहीं पे मिलती हैं। चलिए अगला 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कौन एक सुमेलित नहीं है। जो पाल घाट है दोस्तों केरल, बिल्कुल सही बात है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। रोहतांग दर्रा यहाँ पे पड़ता है 9.02 किलोमीटर। करलिपु लेक ये भी उत्तराखंड में। नाथुला अरुणाचल, ये गलत है दोस्तों। नाथुला जो है वो सिक्किम में है, नाथुला दर्रा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा जो सबसे लंबी है। तो दोस्तों गुजरात की सबसे लंबी है, साथ ही याद रखिए गोवा की जो है वो सबसे छोटी है। अगला है निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दोस्तों इसको आप ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन है। अगर आप एनसीईआरटी के अनुसार चलेंगे दोस्तों, तो जो दक्षिण की गंगा है वो आपको गोदावरी को कहा गया है। लेकिन अभी हाल ही में जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में हुआ था, उन्होंने इसका उत्तर कावेरी को माना था। तो आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी के अनुसार अगर आप चलेंगे तो इसका आंसर गोदावरी मारिएगा, दक्षिण की गंगा। चलिए अगला ये जो क्वेश्चन है हम लोग का, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो दोस्तों ये जो मटर वाली सभी पौधे होती हैं, मटर, चना, मसूर, ये सब जो है मिट्टी को बिल्कुल नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। चलिए अगला देखिए, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल। दोस्तों ये जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है, अफ्रीका में पाया जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान। दोस्तों पंपास अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो ब्यूनस आयर्स है। तथा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछता है कि भारत जो हमारा देश है किस देश के बिल्कुल नीचे है। ऐसे जैसे कि वो देश सर पे है, हम भारत वाले नीचे, और भारत वाले उसके सर पे हैं और वो देश नीचे है। तो दोस्तों ये अर्जेंटीना है, जो भारत के सापेक्ष है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है। दोस्तों ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये बिल्कुल हॉट स्पॉट क्षेत्र है। तथा याद रखिएगा हॉट स्पॉट, अगर बात करें हॉट स्पॉट किसे कहते हैं, तो दोस्तों ऐसे स्थान को कहा जाता है जहाँ पर प्रजातियों की प्रचुरता तथा स्थानिक प्रजातियों की अधिकता पाई जाती है। जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा हो प्रजातियों की प्रचुरता अधिकता, तो वही दोस्तों हॉट स्पॉट कहा जाता है। अब चलिए 97 नंबर बढ़ते हैं हम लोग। जो 97 है वो कह रहा है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या दोस्तों अधिकतम है। तो आप इसमें बहुत ही ध्यान से करिएगा। दोस्तों जो अफ्रीका महाद्वीप है, सबसे ज़्यादा देश जो है जो अफ्रीका में पाया जाता है। अगर सेकेंड नंबर पर बात करें तो वो दोस्तों यूरोप है। आपको लग रहा होगा एशिया, लेकिन यूरोप। और जो सी नंबर जो एशिया है दोस्तों, उसमें आपका 48 पाए जाते हैं। तो मतलब एशिया में 48, यूरोप में 49 तथा अफ्रीका में 54 सबसे ज़्यादा। ये दोस्तों अधिकतम संख्या है। पहले आप ऐसा रखिए, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। चलिए आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वृक्षों में से पारिस्थितिक का मित्र यूकेलिप्टस को कहा जाता है। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। चलिए 99 नंबर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में जो है सर्वाधिक उपयोग की जाती है। तो आप बताइए। सबसे ज़्यादा दोस्तों सौर ऊर्जा, सूर्य ही तो सबसे ज़्यादा जो है इनकी उसी का उपयोग किया जाता है, जो है जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग सौर ऊर्जा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक उत्पन्न करता है। डीजल, हाइड्रोजन, कोयला। दोस्तों हाइड्रोजन, तभी तो सारी गाड़ियाँ जो है हाइड्रोजन चलाई जाती है, जो जेटयान वगैरह हाइड्रोजन से भेजे जाते हैं। ये सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है। चलिए आइए दोस्तों, अब मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करेंगे तथा आपको तरीका बताएंगे। जो क्वेश्चन थोड़े टफ रहेंगे आपको बता देंगे ऐसे करना, आप कर लीजिएगा। साथ ही आंसर हम आपको बता देंगे ताकि आप आंसर मिला लीजिएगा। चलिए जो 101 नंबर का क्वेश्चन है वो है जो आपका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, दुकानदार ने 10% की छूट दी, तो इस प्रकार वस्तु का विक्रय मूल्य इतना हो जाता है। तो लाभ हानि का यह क्वेश्चन है। आप इसको जो है इसका आंसर आपका जो दोस्त है 101 नंबर का, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक आपका फॉर्मूला होता है एमपी और सीपी के एसपी के बराबर। तो हमेशा छूट याद रखिएगा जो है दोस्तों, वो हमेशा छूट एमपी पे दी जाती है तथा हमेशा लाभ और हानि दोस्तों क्रय मूल्य पे होता है। जब आप इसको याद रखेंगे तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8% का, याद रखिएगा। अगला कर यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF 12 है और समान संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 48 है, तो इनके गुणनफल का वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 24। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए 103 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात इतना है, रोड़ी सीमेंट का अनुपात इतना है, तो रेत और सीमेंट का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये दोनों को मिला के क्वेश्चन आंसर होगा। मतलब रेत और रोड़ी अब जब आप सीमेंट करेंगे तीनों लिखेंगे तो 39 अनुपात 20 लिखेंगे
उसके बाद 5:9 उसके नीचे लिखे, तीनों को बिल्कुल जैसे होता है ना ए अनुपात बी बराबर इतना, बी अनुपात सी बराबर इतना, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों वैसे ही सॉल्व होगा। तो इसका आंसर आएगा 13:12, आप कर लीजिएगा। अगला है 3 संख्या है इस अनुपात में है, यदि सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या के बीच का अंतर 33 है तो 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। इसको जो दोस्तों आप सही से जब इसको बदलेंगे तो 3, 4, 2 का एलसीएम लेके तो ये बिल्कुल सही अनुपात में आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा कि आप ये कह रहा है 33 अंतर है, तो जब आप तीसरे से पहला घटाएंगे तो आप 33 लाएंगे x मान के, तो जो इसका सही आंसर आएगा वो आएगा 11। आप सॉल्व जरूर करिएगा अपने से। चलिए 105 नंबर देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आसान है, इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा ए ऑप्शन। अगला है कि एक वस्तु को 1000 बेचने में कुछ हानि होती है, उस वस्तु को 1400 रुपये में बेचने में व्यापारी को पुराने हानि के 3 गुने के बराबर लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य। लाभ हानि का ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका 1100 रुपये आएगा। आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चलिए 107 नंबर देखिए। एक यदि 9 मकड़ियाँ 9 जाल 9 दिन में बना लेती तो एक मकड़ी 1 जाल कितने दिन में। आप ये M1D1 T1/W1 वाला ये फार्मूला लगा दीजिएगा, उसके बाद M2D2/W2, तो जो इसका आंसर आएगा वो 9 आएगा। चलिए 108 नंबर देखिए। 108 नंबर कह रहा है आपका कि एक निश्चित राशि पर अर्जित साधारण ब्याज मूल राशि का इतना है, 4/25 है, जो दोस्तों वो ब्याज है। यदि ब्याज की वार्षिक दर का संख्यात्मक मान और समय समान है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 4%। दोस्तों कितना आएगा 4%। और देखिए जो इसका ये मूल राशि के 4/25 कह रहा है, तो दोस्तों आप 25 को मूलधन मान लीजिए और साथ ही साथ आप जो है 4 को अगर ब्याज मान के हल करेंगे तो बहुत ही आराम से इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखिए, ये 125 को आप 5 के इसमें क्यूब कर लीजिएगा, 5 × 25 = 125। उसके बाद 2x - 16 × x + x - 5, ये एक समीकरण बन जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। चलिए 110 नंबर देखिए। यह कि एक संख्या में 25% वृद्धि पुरानी संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितने प्रतिशत तक कम किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये जो संख्या आप अगर 100 मान लेंगे तो वृद्धि के बाद वो 125 हो जाएगी। अब कह रहा है कि पुरानी संख्या प्राप्त करने के लिए कितना कमी करेंगे, तो 125 हो गई है, तो उससे जब आप 100 घटा देंगे फिर 125 से भाग देकर 100 का गुणा कर देंगे तो 20% उसका उत्तर आ जाएगा। क्योंकि कह रहा है कितना कम करें कि पुरानी संख्या हो जाए, तो बढ़ने के बाद तो 125 है, तो पुरानी संख्या 100 है, आप घटा दीजिएगा, यानी 25 ही तो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है दोस्तों, बताइए, आप कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन ये है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करता है। मीटर, सेंटी, आप देखिएगा मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। आप मेरे साथ ही 4 बार बोलिएगा, मिली, सेंटी, डेसी मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। दोस्तों याद रखेंगे, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अब इसको जब आप क्रम से लिखेंगे ना तो आप अपने आप इसमें वो खोज लेंगे। जैसे ही आप कहेंगे कि हाँ 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो उसमें आपको 10-10 का गुणा वाला कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो उसके बाद जब आप उस हिसाब से दोस्तों जब सेट करेंगे तो इसका जो व्यवस्थित क्रम आपका बनेगा वो बनेगा 4, 3, 1, 5, 2। यानी देखिए मिली, सेंटी नहीं है तो सेंटी छोड़ दीजिए, तो मिली, सेंटी, डेसी मीटर। उसके बाद देखिए डेका नहीं है, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। इस वजह से 5, 2 लास्ट में है क्योंकि डेका, हेक्टो, किलोमीटर होता है। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। चलिए 112 नंबर देखिए। कर पहली 2 आकृतियों में पैटर्न का अध्ययन करना है और तीसरे में आपको बताना है कि कैसे होगा। तो दोस्तों ये जो पैटर्न है आप याद रखिए कि 33 में जब आप 18 जोड़ के 46 घटाएंगे तो 5 आएगा। माने 33 में आप 18 जोड़िए फिर 46 को उससे माइनस करिए तो 5 मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों जब आप 24 में क्या करेंगे, 38 को जोड़ेंगे और उससे 44 माइनस करेंगे तो इससे जब 24 में आप 38 जोड़ लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे 44 माइनस करेंगे तो वो आपको 14 मिलेगा। साथ ही जब ये तीनों में जब आप कैसे करेंगे कि 58 में आप 24 को ऐड करिए, उसके बाद 68 को घटाइए, तो इसका आंसर आएगा 14। चलिए आगे 113 नंबर देखिए। कह रहा निम्नलिखित आकृति में कितने चतुर्भुज हैं। तो इसको करने के लिए दोस्तों एक तरीका देखिए, आप जैसे ये ऊपर एक है ना तो आप लिखिए 1, 2, 3 तथा इस प्रकार चलेंगे तो आपका आएगा 1 और 2। उसके बाद लास्ट का लास्ट में इसका इसमें गुणा करते जाइए, तो 3 दूनी 6 प्लस 2 1 का 2, तो 6 2 8 हो जाएगा। और प्लस दोस्तों बताइए एक आपको क्या लग रहा है, एक आपका बचा है कि नहीं बचा है। तो जब दोस्तों जब आप ऐसे करेंगे तो इसमें 2 स्क्वायर होता है,
यानी जब टोटल आप इसको जोड़ेंगे 1 2 1 2 3 करके, देखिए जब A1 में 2 + 3 करेंगे तो ये 3 2 5 1 6 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 2 में जब आप 1 जोड़ेंगे ये 3 हो जाएगा, यानी 6 और 3 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वह हो जाएगा 18। इसका आंसर होगा दोस्तों 18, याद रखिएगा। कैसे किए हैं आपने ध्यान दिया होगा। एक बार फिर से देखिए 1 2 3 इसको दोस्तों ऐड कर लीजिएगा, फिर 1 और 2 इसको ऐड कर लीजिएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 और इसको 2 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3, यानी 6 3 18। इस प्रकार आप इसको आंसर कर लीजिएगा, इसका 18 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 114 नंबर ये कह रहे दोस्तों ABCD नामक 6 मित्र, ये पंक्ति वाला क्वेश्चन है। आप बहुत ध्यान से करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। अब बिल्कुल हड़बड़ाइएगा नहीं, बहुत ही सरल क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा आप जो है हड़बड़ाएंगे और पेशेंस खोएंगे तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। इसका आंसर A आएगा, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिए। करण निम्नलिखित संख्या से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? 27 21 31 16 36 12 42 9। बताइए क्या पैटर्न इसमें लगा है। तो देखिए 27 4 हो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा 31, और 31 5 क्या हो जाएगा 36, और 36 6 क्या हो जाएगा 42। मतलब एक एक बढ़ता जा रहा है लगातार। देखिए 21 में से आप 16 लाने के लिए क्या करेंगे, 5 घटाएंगे, 5 के बाद फिर 4 घटाएंगे, 4 के बाद फिर 3 घटाएंगे। अब देखिए 42 आया है ना दोस्तों, कैसे आया 36 में 6, 42 में आप 7 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला है कि सिंगल, अगला पद क्या होगा AEIM, मतलब ये जो 116 नंबर का इसमें +4 +4 +4 +4 4 4 प्लस हो रहा है। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा Q और A, देख लीजिएगा। चलिए 117 नंबर देखिए, ये सरल क्वेश्चन आप कर लेंगे। कह रहा है समीकरण को सही बनाने के लिए संख्याओं को परस्पर आपको बदलना पड़ेगा। ये भी थोड़ा ध्यान देखिए, जब आप चेक करेंगे ऑप्शन से होगा 5 और 6 आएगा। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा समूह पहले अक्षर से संबंधित है। ये आएगा आंसर आपका दोस्तों B। करना क्या है, 3 3 का बना के आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। FAB को जब आप CZG से करेंगे और ILING को दोस्तों आप किससे करेंगे, LILK से। इसमें जब आप तिर्यक +2 -2 और +1 -1 का बनेगा तो आप इसका आंसर आपका जो आएगा वो आएगा आपका B। चलिए अगला देखिए 190 का जो क्वेश्चन कह रहा है 1 + 8 कॉर्ल पे, तो iPad क्या, ये एक दूसरे से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो iPad होगा 1 + 8 को जो दोस्तों ये खोजा था 1 + 8 को कार्ल पे ने, और ये iPad की पूछ रहा है iPad की खोज किसने की थी। तो दोस्तों ये जो iPad है इसकी खोज किया था स्टीव जॉब्स ने। तो इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अक्षरों का प्रयोग करके क्या नहीं बनाया जा सकता। तो ये देखिए दोस्तों, ये लाइनसर ऑप्शन है ना, लाइनसर में AL ANCER, देखिए यल है A है, लेकिन आपको एन कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यही नहीं बना सकता, बाकी सब बनाया जा सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों के ने जो कमेंट किया है, आपका कमेंट हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करेंगे दोस्तों। तो आपके कहे अनुसार ही अब हम लोग बहुत जल्द ही लास्ट वाले प्रैक्टिस सेट को कराएंगे, जो 15 से उधर शुरू करेंगे, 15 14 13 ऐसे आएंगे और इधर से जो है 4 5 6 करके चलेंगे। साथ ही साथ बहुत जल्द आपको 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट मार्केट में आने वाला है, उसको लेकर हम बहुत ही जल्द आपके सामने लाएंगे और आपकी तैयारी ताकि बहुत अच्छी हो सके। और दोस्तों आपसे बस इतना कहेंगे, आप लोग अपने आप पर विश्वास रखिए। आप विश्वास करिए कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। जो तैयारी आपने किया है वो कोई नहीं किया है। लगातार तैयारी करते रहिए और दोस्तों बिल्कुल मन में ठान लीजिए कि इस बार बिल्कुल तोड़ना है। जब तक तोड़ना नहीं है बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ये लास्ट महीने हैं, बिल्कुल पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ एकदम सही दिशा में आप तैयारी करिए। और ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपको समय का बिल्कुल सही उपयोग करना है। अगर आप समय का सही उपयोग करेंगे दोस्तों तो ये 1 महीना आपका जीवन बदल देगा। आप ही नहीं, आपके आने वाली कई पीढ़ियाँ बदल जाएंगी। तो यही सोच के चलिएगा कि ये आप अपने लिए नहीं बल्कि आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए पढ़ रहे हैं, आप अपने माता पिता के लिए पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अपनी तैयारी बराबर बनाए रखिए, बिल्कुल चूक मत करिए, बिल्कुल आपको इधर उधर होना ही नहीं है। और बाकी अगर आपका कोई सुझाव होगा दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों अब वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।